Hello guys, welcome to our channel part 9 of Rebirth of Fire Girl. Chapter 61 गहरा जख्म। कृष्णा अभी निर्भय के साथ पार्क में थी और उसने अभी अभी कबीर को फोटो और मैसेज सेंड किया था। कृष्णा अपने में ही मुस्कुरा रही थी, तभी निर्भय कृष्ण से पूछता है, क्या तुम्हें बिलीव है कबीर तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और अभी जो तुमने किया उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? कृष्णा निर्भय से कहती है, नहीं अभी नहीं, अभी तो कबीर पक्का गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ चुके होंगे, लेकिन ये शुरुआत है, धीरे धीरे उन्हें ये स्वीकार करना ही होगा। अब हमारे बीच कुछ नहीं है और ये सब उनके वजह से ही हो रहा है। कृष्णा ने डिसाइड कर लिया था, अब वो कबीर से पूरी तरह मूव ऑन होंगी। कृष्णा कबीर को एहसास दिलाना चाहती थी कि उनके अलग होने में ही उन दोनों की भलाई है। कुछ देर तक वो दोनों वही रहते हैं, तभी उन्हें एक तेज कार की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों का ध्यान उस कार की तरफ जाता है और उस कार से कबीर अपने 3 पीस सूट और आंखों पर गोगल लगाए बहुत ही रोब से कार से निकलता है और धीरे धीरे चलते हुए कृष्णा और निर्भय की तरफ आने लगता है। इधर कृष्णा कबीर को अपने सामने देख शौक थी। शौक तो कबीर का बॉडीगार्ड भी था, वो याद कर है कैसे कबीर हड़बड़ी में कार में बैठ रहा था, जिसे देख वो भी बैठ जाता है, लेकिन कबीर जल्दी में था इसलिए वो बॉडीगार्ड के लिए बिल्कुल नहीं रुकता। इसलिए बेचारे बॉडीगार्ड को जैसे तैसे कार के बैक सीट पर बैठता है, क्योंकि उसे नहीं पता था उसका बॉस कहाँ जा रहा है और उसकी ड्यूटी यही है अपने बॉस की किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बचाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बॉस कार को कार की तरह नहीं बल्कि एरोप्लेन की तरह उड़ाएगा। उसका तो अभी तक सांस फूल रहा था। इधर सांस तो कबीर की भी फूल रही थी। आखिर उसने 1 घंटे का रास्ता 10 से 15 मिनट में जो किया था, लेकिन वो ये सब सामने खड़े 2 लोगों को नहीं दिखा सकता था। कबीर रोब से चलते हुए कृष्णा के ठीक सामने रुकता है और फिर उसके बगल में खड़े निर्भय को देख कहता है, बीबी तुमने काफ़ी अच्छा प्लेयर ढूंढा है मेरे खिलाफ खेलने के लिए, लेकिन तुम शायद भूल गई कि मैं कभी किसी गेम में नहीं हारा। आखिर तुम मुझे बचपन से जो जानती हो। कबीर बात तो कृष्णा से कर रहा था, लेकिन उसकी तीखी नज़र निर्भय को घूर रही थी, जिसे निर्भय भी बखूबी समझ रहा था और वो भी कबीर को उसी तीखी नज़र से घूर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कौन किसको ज़्यादा घूर सकता है, इसका कंपटीशन चल रहा था। कृष्णा कबीर की टोन में गुस्सा और जेलसी साफ महसूस कर पा रही थी और वो भी उसी अंदाज में कबीर से कहती है, सही कहा, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आप काफ़ी किसी खेल में नहीं हारे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार आपके खिलाफ मैं खड़ी हूँ और कृष्णा मल्लिक ने भी कभी हराना नहीं सीखा है और इस गेम में आप जिसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं उसे तो आप पहले ही हार चुके हैं। कबीर भी कृष्णा का मतलब समझ गया था जो कृष्णा कहना चाहती थी। कृष्णा फिर कहती है, कबीर मुझे इस तरह से फालतू की कॉम्पिटिशन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस हमारे बीच जो न के बराबर का रिश्ता है उसे ख़त्म करना चाहती हूँ। इसमें न सिर्फ मेरी बल्कि आपका भी भला है। हम दोनों जानते हैं अब इस झूठे रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, इसलिए हमारा अलग होना ही बेहतर है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मुझे अपने तरीके आते हैं आपसे बात मनवाने के, इसलिए बेहतर होगा आप सीधे सीधे मुझे डाइवोर्स दे दे। कबीर कभी देर से कृष्णा की बात सुन रहा था और जैसे जैसे सुन रहा था उसका गुस्सा जो थोड़ा ठंडा हुआ था फिर से आने लगता है और आगे कृष्णा को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना ही उसे खींचकर अपने कंधे पर उठा लेता है और अपनी कार की तरफ जाने लगता है। कृष्णा कबीर का ये अचानक हरकत देख चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही होश में आती है कबीर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कबीर उसे नहीं छोड़ता है। निर्भय जो अब तक चुप था क्योंकि उसे नहीं लगा था उसे इन दोनों के बीच बोलना चाहिए था, क्योंकि आखिर अभी भी वो दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, लेकिन कबीर को जबरदस्ती कृष्णा को अपने कंधे पर ले जाते देख वो कबीर के सामने खड़ा हो जाता है और कबीर को रुकने के लिए कहता है, मिस्टर आहूजा ये क्या हरकत है किसी लड़की को यूं इस तरह ले जाना। कबीर निर्भय को अपने सामने देख और भी गुस्सा हो जाता है और अपने डांट पीसते हुए कहता है, अगर तुम मेरे मामले से दूर रहो तो ही बेहतर है, और ये कोई लड़की नहीं है मेरी बीबी है, हक है मेरा उस पर, तो जितना सो सके मेरी बीबी से दूर रहो वरना। कबीर अपनी बात को इतने में ही छोड़ अपने बॉडीगार्ड को निर्भय को पड़कने के लिए कहता है और कृष्णा को लेके चला जाता है। कबीर का बॉडीगार्ड निर्भय को पकड़ लेता है, लेकिन निर्भय की शक्ति उस बॉडीगार्ड से ज़्यादा थी, इसलिए कुछ ही देर में निर्भय ने उस बॉडीगार्ड को मारकर खुद से दूर कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक कबीर कृष्णा को लेके चला गया था।
दूसरी तरफ इरा साइड सारे लोग अभी अभी ही एयरपोर्ट से बाहर आए थे और यहाँ से सभी अपने अपने घर जाने वाले थे। सभी एक दूसरे को गुड बाय कह जाने लगते हैं। धीरे धीरे सभी चले गए थे, लेकिन इरा और कुछ लोग अभी भी रुके थे, जिनमें ईशान और ईशानी भी शामिल थे, क्योंकि वो दोनों ही अपने बेस्ट गॉड को बेली और उसके भाई बहन की सिक्योरिटी में लगा रहे थे। ये काम खत्म करने के बाद इरा लास्ट बार ईशानी के मिलती है और जाने लगती है। थोड़ी दूर इरा चली ही थी कि तभी कोई उसका नाम पुकारते हुए वहां आता है। इरा पीछे देखती है जहां ईशान खड़ा था। इरा ईशान को देखकर भी उसे इग्नोर कर वापस जाने लगती है, जिसे देख ईशान इरा के पीछे जाता है और इरा का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। इरा जैसे ही ईशान के हाथ को अपने हाथ में फील करती है, उतनी ही तेजी से ईशान के हाथ को झटक देती है और ईशान से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है। ईशान इरा को इस तरह का बिहेव देख उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो फिर से इरा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देख इरा उसे अपना एक हाथ दिखा रोक देती है और गुस्से से कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बार बार मुझे छूने की कोशिश मत करो। तुम कुछ कहने आए थे न, तो वो कहो और जाओ यहाँ से। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है किसी से बात करने का। इरा की इतनी कड़वी बात सुन ईशान कहता है, तुम्हें पता चल गया होगा कि जिसने तुम्हें किडनैप किया वो मैं नहीं था। मैं कभी भी तुम्हें हार्म नहीं कर सकता है और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा जो गुस्सा है वो मेरे पास्ट में तुम्हारे साथ किए व्यवहार कर कारण है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूँगा, लेकिन अब मेरे साथ इस तरह का बिहेव मत करो। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईशान की आंखों से हल्की सी आंसू की धारा बह रही थी, इसे इरा भी देख पा रही थी। इरा ईशान से कहती है, तुम बस कुछ दिनों में मेरे बिहेवियर से तंग आ गए। सोचो ये सब तो मैंने बचपन से झेला है, और वो भी न सिर्फ तुमसे, तुम्हारे फैमिली मेंबर से, और जिसे मैंने अपना परिवार माना उससे भी मुझे बस तकलीफ ही मिली। तुम्हें पता है ईशान, दर्द सबसे ज्यादा कब होता है? जब कोई अपना आपको गलत समझे, बिना किसी कारण के आपको हर बात का जिम्मेदार कहे। शरीर के जख्म तो टाइम के साथ भर जाते हैं, लेकिन दिल के गहरे जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वो तो एक ऐसा नासूर बन जाता है तो धीरे धीरे और भी गहरे होते जाते हैं। और तुम्हें सच में लगता है ये सब झेलने के बाद भी कोई इंसान इतनी आसानी से किसी के दिए गए जख्म को इतनी जल्दी भूल जाएगा? ईशान इरा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। वो बस अपना सर झुकाए वहाँ इरा की तकलीफ को सुन रहा था, जिसे जान उसे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो खुश भी था कि इसी बहाने आज इरा ने उससे कम बात तो की। इरा अपनी बात कह वहाँ से चली जाती है। इरा खुद भी नहीं जानती थी कि उसे आज क्यों अपना सबसे बड़ा दर्द ईशान को बताया, लेकिन जो भी हो वो अब थोड़ा हल्का महसूस कर पा रही थी। ईशान इरा की पीठ देख पा रहा था। ईशान खुद से कहता है, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं उस टाइम तुम्हारे साथ नहीं था, बल्कि तुम्हें और भी तकलीफ़ दे रहा था, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, जो तकलीफ़ें मैंने तुम्हें दी है उसे मैं ही दूर करूँगा। उन सभी जख्मों को भरने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है। चैप्टर 62 न्यू चैप्टर 62। तो कबीर कृष्णा को अपनी कार में बैठा कर अपने उसी फार्म हाउस पर जाता है जहाँ वो शादी के बाद आया था। कबीर कृष्णा उस फार्म हाउस के एक रूम में जो उन दोनों का ही था लेके जाता है, लेकिन कृष्णा लगातार कबीर से छूटने की कोशिश करती है। कबीर कृष्णा को अपनी पीठ से उतारता है। कृष्णा नीचे उतारते ही कबीर को खींचकर एक तेज थप्पड़ मार देती है और गुस्से से कबीर से कहती है, क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, जब आपका मन होगा मुझे किसी कचरे की तरह फेंक देंगे, और जब आपका मन होगा मेरे पास आएंगे। क्या मैं आपको कोई खिलौना दिखती हूँ? आपका जैसे मन होगा आप वैसे मेरे साथ बिहेव करेंगे। आप बस अपना स्वार्थ चाहते हैं। कबीर शांति से कृष्णा की बात सुन रहा था। उसे इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि अभी कृष्णा ने उसे थप्पड़ मारा है। कबीर कृष्णा से कहता है, हाँ सही कहा, हाँ हूँ मैं सेल्फिश, मुझे दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसा नहीं सोच सकता। जानती ही क्यों? चलो मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जो काफ़ी छोटा था, लेकिन उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी अच्छी खासी समझ थी, जिसके कारण वो हमेशा सभी से दूर रहता था। लेकिन कोई था जो उसकी लाइफ में बिना कहे ही इंटर कर गया था। वो थी एक खूबसूरत सी लड़की जो हमेशा उस लड़के के सामने चुप रहती थी, कभी भी अपने दिल की बातें उस लड़के को नहीं कहती थी, जिस कारण उस लड़के को हमेशा उस लड़की से चीड़ होती थी। एक टाइम आया, वो लड़का अपने कुछ क्लासमेट के साथ अपने वर्क के लिए घर से दूर गया था, लेकिन वहाँ उसके साथ एक हादसा हो गया। उस लड़के को लगा कि अब वो नहीं
बच सकता, लेकिन तभी कोई एंजल की तरह आया और उसने उस लड़के को बचा लिया, और तब से ही उस लड़के ने सोच लिया था वो हमेशा उस एंजल को ही प्यार करेगा, और तब से ही उस लड़के ने उस एंजल की तलाश शुरू कर दी। लेकिन लाख ढूंढने पर भी उस लड़के को उसकी एंजल नहीं मिली, और जब वो लड़का बड़ा हो गया तब उसके घर वाले बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी पहली लड़की से कर दी, जबकि वो लड़की जानती थी कि वो किसी और से प्यार करता है। और तब से वो लड़का उस लड़की को ही अपनी सभी परेशानी का जिम्मेदार समझने लगा, और जितना सो सके उस लड़की को टॉर्चर करता जिससे वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो नहीं गई। और ये सब उस लड़के को और भी गुस्सा दिलाती थी, और अपने इसी गुस्से में आकर उसने उस लड़की को इतनी तकलीफ दी कि अब वो लड़की उससे दूर जाना चाहती थी। और ये बात उस लड़के को सही लगनी चाहिए थी, लेकिन उसे तकलीफ होने लगी कि वो लड़की उसे छोड़ के जाना चाहती थी। और फिर एक दिन जब वो लड़का इसी सब से परेशान था तो वो उसी जगह वापस जाता है जहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो काफ़ी हैरान होता है। कबीर फिर कृष्णा की तरफ देखता है और अपने पॉकेट से कुछ निकलता है। क्या इसे तुम पहचानती हो? कृष्णा पास जाके देखती है तो ये उसी का लॉकेट था। कबीर फिर कहता है, ये उसी एंजल का लॉकेट था जिसने उस लड़के को बचाया था, और ये लॉकेट उसी लड़की है जिससे हमेशा वो लड़का टॉर्चर करता है। कबीर आखिर के शब्द कहते हुए जमीन पर बैठ जाता है। उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो अपना सर झुकाते हुए कृष्णा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। जिसने मुझे मारने से बचाया, जिसे मैंने बचपन से प्यार किया, जिसे मुझे हमेशा खुश रखना चाहिए था, उसे मैंने खुद तकलीफ दी। जो लड़की मेरे साथ हर वक्त खड़ी रही, मैंने उसे ही तोड़ने की कोशिश की सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ कृष्णा, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी हर सज़ा को मनाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझसे दूर मत जाओ। कृष्णा को कबीर की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, मतलब कबीर जिससे हमेशा से प्यार करते थे वो मैं ही थी। मुझे नहीं पता था मेरा उनको बचना उनके दिल में मेरी इतनी गहरी छाप छोड़ देगी। कबीर के जिस प्यार के लिए मैं इतनी तरस रही थी वो हमेशा से मेरा था। तभी उसका ध्यान कबीर पर जाता है जो अभी भी उससे माफ़ी मांग रहा था। कृष्णा खुद से कहती है, क्या मैं उन्हें सच में काफ़ी कर सकती हूँ? उन्होंने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया था, मैं चाह कर भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। कृष्णा कबीर के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और कबीर का सर ऊपर कर कहती है, मैं नहीं जानती कि आप सही थे या गलत, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी गलत थी। भले ही ये शादी आपकी मर्जी से न हुआ हो, लेकिन ये शादी मेरी मर्जी से भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था आप किसी और से प्यार करते हैं, और जिसका मुझे डर था वही हुआ। आपने मुझे ही गलत समझा, लेकिन ये बात भी सच है, आप बस उसे पसंद करते हैं जिसने आपकी जान बचाई थी। भले ही वो लड़की मैं थी, लेकिन आप कृष्णा को पसंद नहीं करते, और नहीं मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ। इतना कह कृष्णा वहां से जाने लगती है, जिसे देख कबीर जल्दी से उठता है और कृष्णा को पीछे से गले लगा लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मुझे प्यार उस लड़की से हुआ था जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। तुम्हारे मेरे लाइफ में न रहने पर मेरे अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, डोंट लीव मी कृष्णा। आई रियली लव यू, आई एम नथिंग विदाउट यू। कृष्णा कबीर का इजहार सुन रो पड़ती है। आखिर यही वो शब्द थे जिससे वो तब से सुनना चाहती थी, जब से उसे कबीर से प्यार का एहसास हुआ था। कृष्णा बिना कुछ कहे अपने आंखों में आंसू लिए कबीर की बातों को सुन रही थी जो उसके दिल के घाव को भर रहा था। दूसरी तरफ इरा एयरपोर्ट से वापस अपने घर आ गई थी, लेकिन अभी भी वो थोड़ी वीक थी, इसलिए सीधे अपने रूम में चली जाती है। फ्रेश होकर वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन चाह कर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर इतना कुछ हो गया था उसकी लाइफ में जो कि किसी नॉर्मल इंसान को भी पागल कर सकता था। इरा के वो सब हो रहा था जो शायद ही कभी किसी के साथ हुआ होगा। इरा इन्हीं सब सोच में थी कि तभी उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वो अपने फ़ोन को देखती है जहां ईशानी का वीडियो कॉलिंग था। उसके उठाने पर एक साथ काफ़ी लोगों की आवाज़ आने लगती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इरा फ़ोन अपने कान से दूर करती है और फिर ध्यान से देखती है जहां उसे नील, मनन, मोना, अविका, ईशानी और यहाँ तक कि बेली भी थी, सारे के सारे वीडियो कॉलिंग पर थे। इरा को उन सभी को घुराते देख मोना कहती है, अरे ऐसा क्या घूर रही है, हम भूत थोड़े हैं। नील भी कहता है, मोना का तो पता नहीं, लेकिन ये सच है कि मैं तो कोई भूत वूत नहीं हूँ। इरा उन सभी की बकवास बातों को रोक कहती है, बस बंद करो सभी और ये बताओ कॉल क्यों किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम मिले थे। इरा की बात सुन अविका कहती है,
ये कॉल मैंने करने के लिए कहा था क्योंकि तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताते। और इरा तुमने कहा था तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, फिर तुम्हें चोट कैसे आई और ये बात तुम मुझे कब बताने वाली थी? नहीं, किसी और ने ये बात मुझे बताई। क्या तुम लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? इरा और बाकी सब अविका की बात सुन चुप हो जाते हैं क्योंकि वो अविका को नहीं बता सकते थे कि वो लोग असल में कौन थे। तभी बेली कहती है, मेरी वजह से। उसकी बात सुन सभी बेली की तरफ देखने लगते हैं तो बेली अविका से कहती है, इरा मेरी वजह से इंजर्ड हुई है। एक्चुअली मेरे डैड मुझे मरना चाहते थे, ये बात इरा को पता था, इसलिए उसने मेरी डैड से मेरी हेल्प की। थैंक यू इरा, आज अगर मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से ही। वंस अगेन थैंक यू। बेली को सारी बातें संभालते देख सभी राहत ही सांस लेते हैं और फिर इरा बेली से कहती है, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी अब हमारी दोस्त हो। और फिर अविका से कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन इसका कारण है, बस इतना है, मुझे इतनी चोट नहीं आई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई टेंशन हो। और रही इनको कैसे पता चला तो आई स्वेयर मैंने इन्हें नहीं बताया, इसलिए तुम खुद ही पूछ लो कि इन्हें कैसे पता चला। और अब मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। इनता कह जल्दी से इरा फ़ोन कट कर देती है और इधर बाकी के उसके दोस्त इरा को मन ही मन गालियाँ दे रहे थे। मोना कहती है, अविका तुम नील से पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छे से बताएगा। इतना कह वो भी कॉल कट कर देती है। बाकी के लोग भी नील को निशान बना कॉल कट कर देते हैं और ये सब देख नील अविका से डरते हुए कहता है, अभी तुम सो जाओ, हम कल इस बारे में बात करेंगे। और बिना अविका की बात सुने कॉल कट कर देता है, जिसे देख अविका कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन वो भी कल का सोच सोने चली जाती है। चैप्टर 63 लेटर। इरा अपने दोस्तों से बात कर वापस सो जाती है। इधर कृष्णा अभी भी कबीर के फार्म हाउस पर थी। कृष्णा कबीर से खुद को छुड़ाती है और कबीर से कहती है, मैं अभी आपको माफ़ नहीं कर सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए, जब तक कि मैं सही से हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचती मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकती। और बिना आगे और कुछ कबीर से कहे कृष्णा अपने घर के लिए निकल जाती है। और इधर कबीर सिवाय कृष्णा को जाते हुए देखने के कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो खुद से कहता है, चाहे जो हो जाए मैं फिर से तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाके रहूँगा। एक तरफ ईशान इरा से माफ़ी चाहता है और दूसरी तरफ कबीर देखते हैं पहले किसे अपनी मंजिल मिलती है। अगली सुबह इरा फ्रेश होकर नीचे जाती है। इरा स्टेयर्स पर थी तभी उसे हॉल में सोफे पर बैठी कृष्णा दिखती है, जो कॉफ़ी पीते हुए किसी पेशेंट का फाइल रीड कर रही थी, जिसे देख इरा के आंखों में एक चमक दिखने लगती है। आखिर कितने दिन हो गए थे उसे अपनी दी को देखे और इन कुछ दिनों में बहुत कुछ हो गया था। अगर सब कुछ सही से नहीं होता तो शायद वो अपनी बहन को कभी नहीं देख पाती। इरा सीधी पर खड़ी थी और वहीं से कृष्णा को आवाज़ लगाती है और साथ में दौड़ते हुए उसके तरफ आने लगती है। दी आई रियली मिस यू। कृष्णा इरा को यूं अपने सामने देख हैरान थी और फिर उसकी बच्चों जैसी हरकत देख स्माइल करने लगती है और इरा के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बच्चा आप कब वापस आई, आपने हमें बताया भी नहीं, और इस तरह से कौन सीढ़ियों से नीचे आता है, अगर आप गिर जाती तो। इरा कृष्णा की बात सुन वैसे ही गले लगे कहती है, दी हम तो कल शाम को ही आ गए थे, वो तो आप नहीं थी, और रही बात सीढ़ियों से नीचे आने के तरीके से, तो हम कोई बच्चे नहीं हैं जो गिर जाएंगे। फिर कृष्णा से दूर होते हुए कहती है, दी ये सब छोड़िए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो आप जल्दी से कुछ बना दीजिए। कृष्णा इरा की बात सुन हंसने लगती है और इरा को वही बैठने का बोल किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन इरा को शायद कुछ ज़्यादा ही भूख लग गया था, इसलिए वो भी कृष्णा के पीछे किचन की तरफ जाने लगती है, जहां वो देखती है कि उसकी दी उसका मनपसंद गोभी मंचूरियन बना रही थी। इरा कृष्णा की मदद करते हुए कहती है, दी बुआ कहाँ गई है, क्योंकि वो तो घर में मुझे कहीं नहीं दिखी। कृष्णा इरा की बात का जवाब देते हुए कहती है, बुआ, वो बुआ ने मुझे बताया कि वो एक ऑर्फनेज चलाती है जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए बुआ वही गई है। इरा कहती है, ऑर्फनेज, लेकिन बुआ ने तो कभी नहीं बताया कि वो ऐसा कुछ भी करती है। कृष्णा इरा की बात सुन कहती है, ये बस तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुम बुआ को पसंद नहीं करती थी, इसलिए तुम्हें उनसे कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन मुझे ये बात पता थी। इरा कृष्णा की बात सुन फिर से उसे बुरा लग जाता है, जिसे कृष्णा भी देख लेती है। कृष्णा खुद को इस बात के लिए गाली देती है कि आखिर क्यों उसने इस बात को कहा, और फिर इरा के पास जाते हुए कहती है, जो हो गया उसके लिए दुखी होने का क्या फ़ायदा, और वो तुम ही थी जिसने ये कहा वो सारी अपनी बुरी यादों को भूल जाएगी, तो क्यों दुखी हो रही हो। अच्छा देखो तुम्हारा खान तैयार हो गया, चलो खाना खा लो।
कृष्णा खाना लेके डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है और इरा अकेली किचन में खड़ी थी, लेकिन फिर उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकल वो भी चली जाती है। आखिर उन बातों में रखा कि क्या था जिसका कोई मतलब नहीं है। आखिर अब तो उसे सही और गलत का अच्छे से पता था। दोनों बहनें शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उनके घर की डोर बेल बजती है, जिसे सुन इरा घर के केयरटेकर को बुलाती है और उस इंसान को हाल में बुलाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद कृष्णा और इरा दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर हाल की तरफ जाने लगती है। हाल में आने के बाद इरा देखती है जो इंसान आया है वो कोई और नहीं ईशान था, जिसे देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आने वाला इंसान ईशान है। ईशान दोनों को देख अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहता है, हेलो इरा, आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। उसकी बात सुन इरा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने डिस्टर्ब कहाँ किया है, सुबह सुबह बिना बताए आना ये डिस्टर्ब थोड़ी कहलाता है। आखिर तुम्हें थोड़े पता था हम सुबह सुबह नाश्ता करेंगे और तुम उसी टाइम प्रकट हो जाओगे। ईशान इरा का तना समझ जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इधर कृष्णा इरा को आंखें दिखती है लेकिन इरा अपना मुंह फेर लेती है और कृष्णा से कहती है, दी मुझे कुछ काम है इसलिए मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले से ही मेरा दिन किसी ने आके खराब कर दिया है। कृष्णा कुछ कहती है उससे पहले कि इरा तेजी से चली जाती है, जिसे देख वो ईशान से कहती है, सॉरी पता नहीं इरा को क्या हो गया है। ईशान कहता है, कोई बात नहीं दी, मुझे पता है वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, आप भी जानती है मैं ही वो पहला इंसान था जिससे उसे तकलीफ दी, तो उसका मेरा साथ ऐसा बिहेवियर तो बनता है और मैं यहाँ उसकी नाराजगी को ही मिटाने आया हूँ। कृष्णा ईशान की बात सुन कहती है, मेरे लिए इरा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे एक बात साफ कहना चाहती हूँ, अगर इरा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे उम्मीद है तुम उसे फोर्स नहीं करोगे, वरना। ईशान भी कृष्णा की बात सुन कहता है, मैं जानता हूँ और मेरे लिए भी उसकी खुशी सबसे बढ़कर है, लेकिन एक चीज़ है जिसे आपने भी नोटिस किया होगा, इरा में बहुत बदलाव आया है जो अच्छा है, लेकिन उसके साथ ही उसके अंदर एक ऐसा गम भी है जिसे वो अपनी झूठी हंसी में छुपाने की कोशिश करती है। मैं बस उस गम को उससे दूर करना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ उसकी लाइफ में कोई दर्द न हो, बस मुझे यही चाहिए। जिस दिन मैंने उसकी लाइफ से सभी गम को निकल दिया, मैं वादा करता हूँ अगर इरा मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहेगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊँगा। कृष्णा को ईशान की बातों में सच्चाई दिख रही थी, उसे तो बस अपनी बहन की खुशी चाहिए थी और कुछ नहीं। ईशान कहता है, अभी तो मैं इरा के रूम में जा नहीं सकता, तो क्या आप मेरा एक लेटर उस तक पहुंचा सकती है। इनता कह ईशान एक लेटर कृष्णा को दे देता है और चला जाता है। कृष्णा पहले ईशान को देखती है फिर उस लेटर को और इरा की रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर इरा अपने रूम के बालकनी में खड़ी थी जहां से उसे ईशान वापस जाते हुए दिख रहा था, तभी ईशान की भी नज़र इरा पर पड़ जाती है। जहां ईशान की आंखों में इरा के लिए प्यार दिख रहा था वही इरा अपने आंखों में सिवाय रूखेपन के कुछ भी नहीं था। ईशान कुछ देर इरा को देखता है लेकिन फिर वहां से चला जाता है। उसी टाइम कृष्णा इरा के रूम में आती है और कहती है, इरा ईशान ने ये लेटर दिया है, हो सके तो जरूर पढ़ लेना, मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। इरा कुछ देर तक तो वही खड़ी रहती है, फिर रूम में आती है जहां सामने ही उसे ईशान का लेटर दिख जाता है, जिसे कुछ देर तक तो उसे घुरती है जैसे सामने लेटर न होकर खुद ईशान ही खड़ा है, लेकिन फिर लेटर उठा लेती है और पढ़ने लगती है। ये लेटर मैं तुमसे माफ़ी मांगे के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि माफ़ी तो मैं खुद तुमसे सामने से मानूंगा। मैं इस लेटर के जरिया बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, आज से नहीं बचपन से जब तुम्हें पहली बार उस झूले पर देखा था तभी से तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद तुम्हें याद होगा हमारे स्कूल में वॉचमैन अंकल का बेटा पढ़ता है जिसकी मौत हो गई थी, तुम्हें तो पता ही होगा, साथ में मेरा वो दोस्त भी थी क्योंकि वो हमारे टीम में मेरे साथ खेलता था। तुम सोच रही होंगी मैं क्यों तुमसे ये बातें कर रहा हूँ। बात यह है कि एक दिन मैं स्कूल से वापस घर जाने के टाइम मैंने कुछ आदमी को एक वैन से किसी को कुछ बाहर फेंकते देखा। पास जाने पर मुझे पता चला कि वो वही वॉचमैन में अंकल का बेटा है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए उसके पास गया क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी में कुछ मूवमेंट थी। लेकिन उसके पास जाने पर मुझे उसके मुँह से कुछ आवाज़ें आ रही थी जिसे सुनकर मैं एकदम से हिल गया था क्योंकि वो तुम्हारा नाम ले रहा था। वो कह रहा था कि इरा।
क्यों? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है, इसलिए मैं उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी जान चली गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने कुछ लोगों की मदद से जानने को कोशिश की, जिससे मुझे पता चला कि उस लड़के को तुमने एक जगह बुलाया था और तभी उसका किडनैप हो गया। लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ। तभी मुझे कुछ वीडियो फुटेज मिली जिसमें तुम कह रही थी कि उस लड़के ने तुम्हारी इंसल्ट की है, इसलिए तुम उससे इतनी आसानी से छोड़ोगी नहीं। जिसे देख मुझे लगा सच में तुमने ही ये सब किया है। और फिर हमेशा ही तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी बच्चों की शिकायत रहती कि तुम उन लोगों को परेशान कर रही हो, जिससे मेरा बिहेवियर तुम्हारे लिए चेंज होता गया बिना ये जाने कि सच क्या है। लेकिन अब मुझे पता है ये सब कुछ झूठ था। कोई ऐसा था जिसने तुम्हें बचपन से ही सबके नज़रों में गिराने की कोशिश की, खासकर उन इंसान के नज़रों में जिसे तुम अपने करीब चाहती थी। कोई ऐसा है जो तुम्हें तोड़ना चाहता है, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं अब कोई उनका मोहरा नहीं हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे पता है कि कौन है इन सभी चीज़ों से पीछे जिसने ये सब किया, और अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें कल मेरे साथ आना होगा। दी एंड इरा लेटर को पढ़ काफ़ी हैरान थी। जो कुछ भी ईशान ने उसे बताया था उसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। कोई इंसान उससे इतना कैसे नफरत कर सकता है कि उससे उसका बचपन भी छीन ले। सच ही कहते हैं लोग, इंसान की नफरत की कोई हद नहीं होती। नफरत में लोग इंतजार अंधे हो जाते हैं कि किसी को चोट पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। चैप्टर 64 मनाना। ईशानी शॉपिंग मॉल में थी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था क्योंकि उसके ठीक सामने एक सेल्स गर्ल इवान से साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्योंकि वो कॉलेज नहीं गई थी, इसलिए उसने आज इवान से साथ डेट पर आने का फैसला किया था, और इवान उसे सबसे पहले मॉल लेके आया था जहां कुछ कपड़े ईशानी ट्रॉय कर रही थी। और जब वो एक और कपड़े को ट्रॉय कर बाहर निकलती है, उसे इवान के साथ एक सेल्स गर्ल दिखती है और दोनों की काफ़ी हंसकर बातें कर रहे थे। ईशानी अब और खुद को नहीं रोक सकती थी, इसलिए वो तेजी से चलते हुए इवान से पास जाती है और उसकी एक बाह को पकड़ जबरदस्ती हंसते हुए कहती है, इवान आप इस सेल्स गर्ल से क्या बात कर रहे थे? और फिर सेल्स गर्ल को घूरते हुए कहती है, मैंने जितनी भी ड्रेस ट्रॉय की उन सभी को पैक कर दो। ईशानी देखती है वो सेल्स गर्ल उसकी बात को अनसुना कर रही है और अब भी इवान को देख रही तो वो उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर काम करने आती हो या लड़के तारने? अगर हाँ तो मैं अभी तुम्हारे मैनेजर को बुलाती हूँ। सेल्स गर्ल ईशानी की बात सुन डर जाती है और उससे माफ़ी मांगे हुए कहती है, सॉरी मैम, मैं तो बस सर से आपके बारे में पूछ रही थी। मैं अभी सारे ड्रेस पैक कर देती हूँ, प्लीज़ आप मैनेजर को मत बुलाइए। ईशानी उस लड़की की तरफ देखती है जिसका चेहरे आंसुओं से भीग गया था, इसलिए उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इधर इवान जब से ईशानी यहाँ आई उसे ही देख रहा था, साथ में मुस्कुरा भी रहा था। आखिर उसकी छोटी सी गर्लफ्रेंड ने आज अपना जेलस नेचर उसे दिखाया था। उसे तो आज ईशानी बहुत ही क्यूट लग रही थी। ईशानी का भी ध्यान इवान पर जाता है जहां उसे इवान स्माइल करते हुए दिखता है, जिसे देख उसका गुस्सा जो थोड़ा काम हुआ था एक बार फिर परवन चढ़ जाता है और इवान को सुनते हुए कहती है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक तो मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़की से बात कर रहे थे और जब मैंने देख लिया तो मुझे एक्सप्लेन करने की जगह मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं आपको छोड़ दूंगी? मैं तो ओ मम। ईशानी आगे कुछ कहती उससे पहले कि इवान ईशानी की कमर को पकड़ अपने करीब खींचता है और उसे किश करने लगता है। इवान पूरे पैशनेट तरीके से ईशानी को किश कर रहा था, जिससे ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे तो उसकी सांसें ही बंद हो जाएगी। लेकिन इवान की किश में ऐसा जादू था जिसे ईशानी भी नहीं तोड़ सकी और इवान का साथ देने लगी। दोनों खुद में गुम थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। उस रिंग की आवाज़ से दोनों ही अपने होश में आते हैं। इवान और ईशानी दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ईशानी को इवान की आंखों में अपने लिए एक सनक दिख रही थी जिसे वो देख नहीं पाती और शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है। इवान ईशानी के कान के पास जाके अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इधर ईशानी इवान को अपने इतने नज़दीक और उसकी गर्म आंसू को महसूस कर खुद में ही सिहर रही थी। न चाहते हुए भी उस पर इवान की मदहोशी छा रही थी। इवान ईशानी के कान में कहता है, मेरे बस इतने पास आने से ही तुम्हारा ये हाल है। सोचो अगर मैं तुम्हारे और करीब आऊँ तो शायद तुम मेरी करीबी को रेजिस्ट ही न कर पाओ। वो लोग जिस मॉल में थे वो इवान का ही था, लेकिन ये बात बस वहाँ के मैनेजर को ही पता था, इसलिए वो लोग जहाँ थे वहाँ किसी का भी आना अलाउ नहीं था। वो दोनों ही अकेले थे वहाँ। इवान की कही हर बात ईशानी को खुद में समेट रहा था। उसका मान हो रहा था अभी यहाँ से चली जाए, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो उसे इवान के और भी नज़दीक जाने के लिए कह रहा था।
इवान कमर पर रखे हाथ को धीरे धीरे ऊपर कर रहा था, तभी एक बार फिर फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आती है, जिसे सुन ईशानी अपने होश में आती है और इवान को धक्का दे थोड़ी दूर होती है। फ़ोन किसी और का नहीं, ईशानी का ही रिंग हो रहा था। ईशानी अपनी सांस को काबू में कर फ़ोन को उठती है जो लगातार बज रही थी। वो देखती है कॉल इरा का है। कुछ देर इरा से बात करने के बाद ईशानी इवान से कहती है, वो इरा का कॉल था, उसे मुझसे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। इवान ईशानी की बात सुन अपने मन में कहता है, ये सब ईशान की वजह से हो रहा है। अगर वो इरा को माना लेता तो आज ईशानी मुझे छोड़कर नहीं जाती। इरा ईशान के साथ रहती और मैं अपनी ईशानी के साथ। फिर एक गहरी आह भरते हुए ईशानी को इरा के बताए प्लेस पर छोड़ने चला जाता है। एक दूसरी जगह नील अपने सामने खड़ी अविका को देख रहा था। इस वक्त नील काफ़ी नर्वस था क्योंकि आज अविका ने नील को सब कुछ क्लियर करने के लिए बुलाया था। अविका कहती है, नील मुझे बताओ कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे थे, और जब तुम्हें पता था इरा के साथ क्या तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और नहीं मुझे साथ ले गए। नील अविका की बात सुन उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं, हमें भी नहीं पता था कि इरा के साथ क्या हुआ, हम तो बस उसे सरप्राइज देने गए थे। जहां हमें पता चला कि इरा के साथ क्या हुआ। अविका नील की बात सुन उदास होते हुए कहती है, क्या मैं इरा की दोस्त नहीं हूँ? फिर तुम सब अकेले क्यों चले गए? मेरे लिए जिसने सबसे पहले स्टैंड लिया था वो इरा थी। इरा मेरे लाइफ में बहुत मायने रखती है। हाँ मैं मानती हूँ तुम लोगों की तरह उसके साथ बचपन से नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती कि मेरी मुलाकात तुम लोगों से इतनी लेट हुई? तुम लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो, इसलिए मुझे हमेशा सभी बात छुपाते हो। कहते कहते अविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नील जो बस कोई बहाना सोच रहा था कि अविका को क्या कहे, लेकिन तभी उसे अविका को रोते हुए देखता है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अविका को गले लगाते हुए कहता है, ससस रोते नहीं, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रही हो, तुम बहुत खास सबके लिए समझी। फिर अविका के आंसू पोंछते हुए कहता है, जानती हो आज तक हम पांचों के अलावा हमने किसी और को अपने इतने करीब नहीं आने दिया, लेकिन तुम आई और तुम्हें खुद इरा ने लाया जो कभी किसी और की ज़्यादा परवाह नहीं करती, और मेरे लिए तो तुम सबसे खास हो। मैंने शायद कभी भी तुम्हें अपने दिल की बात सही से नहीं बताई, लेकिन आज कह रहा हूँ, आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं अधूरा हूँ, लेकिन जब तुमसे मिला तभी पता चला मैं अधूरा हूँ, जो तुम्हारे साथ मिलने से ही पूरा हो सकता हूँ। तो मिस अविका, क्या आप मुझे पूरा करेंगी और देंगी मेरा साथ मेरे सफ़र में, मेरी हमसफ़र बनके? अविका नील का इजहार सुन थोड़ी चौंकी तो थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर हाँ मैं जवाब दे देती है। नील अविका के थोड़ा करीब आने लगता है, जिससे अविका की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। नील हल्के से अविका से होठों को छूता है और फिर उससे दूर हो जाता है। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोलते और बस एक दूसरे को देखने लगते हैं, और उसी टाइम नील का भी फ़ोन रिंग होता है। उसे भी इरा ने ही कॉल किया था और मिलने के लिए बुलाया था। नील अविका को उसके घर ड्रॉप कर इरा के बताए जगह के लिए निकल जाता है। कृष्णा अपने केबिन में बैठी थी। कुछ देर पहले ही उसे कुछ रेस्ट करने का मौका मिला था जिसे वो गंवाना नहीं चाहती थी, और रेस्ट कर रही थी तभी उसे केबिन का गेट नॉक होता है। तो कृष्णा खुद को सही करते हुए कम इन कहती है। वो देखती है ये एक वार्ड बॉय है, लेकिन उसके हाथ में एक बुके था। वार्ड बॉय अंदर आके कहता है, मैम ये आपके लिए किसी ने भिजवाया है, और अंदर रख चला जाता है। कृष्णा उठकर बुके के पास जाती और उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, ये ब्यूटीफुल बुके एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। कृष्णा उस बुके को उल्टा पलटा कर देखती है, लेकिन और कुछ भी नहीं था सिवाय उन फूलों के। तभी फिर से गेट नॉक होता है। कृष्णा के कम इन कहने पर कई सारे लोग अलग अलग तरह के बुके लेकर केबिन के अंदर आने लगते हैं, और कुछ ही देर में सारा केबिन अलग अलग फ्लावर से बने बुके से भर जाता है। और कृष्णा हैरान परेशान ये सब देख रही थी। वो एक एक कर सभी बुके के पास जाती है, सब में कुछ न कुछ लिखा था। कृष्णा केबिन से बाहर आती है और उन लोगों से पूछती है ये सब किसने भेजा है, जिस पर एक आदमी कहता है, मैम हमें उनका नाम नहीं पता, बस वो हमारे पास आए और हमें बुके तैयार करने के लिए कहा, और हाँ उन सभी बुके पर उन्होंने खुद लिखा है। इनता कह वो चला जाता है। कृष्णा एक बार फिर केबिन की तरफ जाती है जहाँ उसकी नज़र सबसे बड़े बुके पर जाती है। कृष्णा उस बुके पर रखी चिट को पढ़ती है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगने में। अब तैयार हो जाओ, हर दिन तुम्हारे लिए कुछ खास होगा। कृष्णा इस चिट को पढ़ समझ जाती है बुके किसने भेजा था। हॉस्पिटल के बाहर कुछ दूरी पर एक कार थी जिसके अंदर कबीर बैठा हुआ था। तभी उसके पास वही लड़का आता है जिससे कृष्णा ने बात की थी। वो लड़का कबीर से कहता है, बॉस जैसे आपने कहा था मैम को सभी बुके मिल गए हैं, तो क्या अब मैं ऑफिस जाऊँ? कबीर उस लड़के की बात सुन कहता है,
क्या मैंने तुम्हें बस यही कहा था? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें ये भी बताना है कि मेरे दिए हुए बुके को देख वो खुश होती है या नहीं? उसकी बात सुन वो लकड़ा कहता है, सॉरी बॉस। बॉस मैम उन बुके को देख कंफ्यूज थी, इसलिए मैं थोड़ा और जानने के लिए वहां रुक गया था। मैं आपके लिखे सभी लेटर को पढ़ रही थी और जब वो सबसे बड़े बुके में लिखे लेटर को पढ़ती है तो उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कबीर सारी बात सुन कहता है, ठीक है आज के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना कल के लिए मैंने जो कहा था वो हो जाना चाहिए। उस लड़के के चले जाने के बाद कबीर खुद से कहता है, तुम्हें तो मैं किसी भी हालत में माना लूंगा वाइफी। इनता कहा वो भी वहां से चला जाता है। चैप्टर 65 इरा का अजीब बिहेवियर। इरा ने कुछ देर पहले जब ईशान का लेटर पढ़ा था उसे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये सब तो उसे अपने पिछली लाइफ में भी पता नहीं था। लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो ईशान को कॉल कर उसे मिलने बुलाती है। ईशान के मिलने के बाद इरा अपने दोस्तों को बुलाती है, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ उनकी ज़रूरत थी। कुछ देर तक यही सब सोचने के बाद आखिर वो फैसला करती है कि वो अपने दोस्तों को बता दे आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसलिए एक एक कर इरा ने सभी को कॉल किया, बिना ये जाने कि उसके दोस्त अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास एक रिजॉर्ट के बाहर इवान अपनी कार को रोकता है। उसके बगल वाले सीट पर ईशानी बैठी, दोनों ही इरा के बताए जगह पर पहुंच गए थे। ईशानी अपने सामने रिजॉर्ट को देखती है जो कई एकड़ में फैला हुआ था। ये सारी जमीन मल्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, जिसे इरा ने कुछ महीने पहले ही खरीदा था। अभी तक ये रिजॉर्ट आम लोगों के लिए नहीं खुला था, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ काम करना बाकी था, लेकिन ये उन कुछ जगहों में से बन गई थी जहां इरा और उनके पलटन आती थी। इवान ईशानी को बाहर देखते देख कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है? ईशानी कहती है, कुछ नहीं, मैं बस जा ही रही हूँ। इतना कह ईशानी दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी इवान ईशानी को खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है, जिसे ईशानी बहुत हैरान हो जाती है। इवान कहता है, एक तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो और तुमने गुड बाय कहना भी जरूरी नहीं समझा, इसकी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ईशानी इवान को हैरानी से देखते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं? और पनिशमेंट? मुझे नहीं चाहिए पनिशमेंट। ईशानी आगे कुछ और बोलती तभी उसकी एक चीख निकल जाती है, क्योंकि इवान ने ईशानी के गले में एक लव बाइट दे दिया था। ईशानी अपने गले को सहलाते हुए कहती है, ये आप कोई बीस्ट है जो मुझे काट लिया। इवान मुस्कुराते हुए ईशानी के करीब जाता है और उसके कान में कहता है, ईशी तुम्हारा इवान सिर्फ तुम्हारे लिए बीस्ट है और इस बीस्ट को सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकती हो। ईशानी इन बातों से उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। अब वो इवान का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए इवान को धक्का देकर जल्दी से कार से बाहर आती है और चली जाती है। इस वक्त उसे बस अपने तेज धड़कते दिल और बेकाबू हुई सांस को कंट्रोल करने की जरूरत थी। इवान ईशानी को जाते हुए देख खुश से कहता है, बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितनी जरूरी है। इवान ईशानी के ख्यालों में गुम वहां से चला जाता है। ईशानी रिजॉर्ट के अंदर जाती है। वो देखती है वहां की लगभग सभी लाइट बंद है, बस कुछ लैंप की मदद से वहां रोशनी हो रही थी। ईशानी को कुछ ही दूरी पर कुछ कैंडल दिखते हैं। ईशानी उसका पीछा करते हुए जाने लगती है, तभी उसके पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ कर देखती है तो उसे सामने नील, मोना और मनन दिखते हैं। वो सभी इरा के बुलाने पर वहां आए थे। वो सब भी ईशानी की तरह वहां का माहौल देख हैरान थे। तभी ईशानी उन लोग को खुद के साथ चलाने के लिए कहते हैं और सभी उन कैंडल की तरफ जाने लगते हैं। 10 मिनट तक चलने के बाद आखिर वो सभी गार्डन एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर इरा बैठी अपने हाथ में रखे दिए को देख रही थी। वो चारों इरा के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था इरा ठीक नहीं है, आज उसका बिहेवियर बहुत अलग था। ईशानी इरा के पास जाती है और बगल में बैठकर इरा के कंधे पर हाथ रख कहती है, जान क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी हमें बुलाया, कुछ हुआ है क्या? और तू इतनी लो क्यों साउंड कर रही है? इरा ईशानी के हाथ रखने से ईशानी की तरफ देखती है, फिर उसकी नज़र बाकी सब पर जाती है जो उसे वरीड होकर देख रहे थे। इरा हल्की सी हंसती हुई कहती है, आ गए तुम सब, ये दिया देख रहे हो? कहते हुए अपने हाथ में रखे दिए को दिखाती है, जब तक इसमें तेल डालो ये तब तक चलेगी और जब तेल खत्म ये भी बुझ जाएगी। सभी उसकी इस तरह की बातों को सुन चिंता करने लगते हैं। मोना अपने घुटनों के बल बैठते हुए इरा से कहती है, इरा क्या हुआ, बता हमें, और ये क्या दिया और तेल की बात कर रही है? देख हम जानते हैं तू परेशान है, इसलिए बता क्या हुआ।
इरा मोना की बात सुनती तो है लेकिन बोलती कुछ नहीं। तभी नील और मनन भी उसके पास बैठे हुए कहते हैं, तुम इतनी परेशान कभी भी नहीं हुई हो, फिर आज क्या हो गया। सभी को इरा की चिंता हो रही थी। इरा उस दिए को नीचे रखते हुए कहती है, तुम लोगों को लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ जो ऐसी बातें कर रही हूँ। मनन इरा को रोकते हुए कहता है, नहीं बडी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम आज पहले से अलग साउंड कर रही हो। इरा तो पहले सभी को देखती है लेकिन धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इरा को रोते देख उसे सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं। सभी जानते थे इरा कोई कमजोर लड़की नहीं थी जो यूं ही रोने लग जाए। ईशानी इरा के आंसू पोंछते हुए कहती है, जान क्या हुआ, बता हमें, क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, और रोना बंद कर, हम में से कोई भी तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। इरा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है आज कैसे ईशान उससे मिलने आया था, और फिर उन्हें ईशान का दिया हुआ लेटर भी दिखाती है और वो कहती है कुछ देर पहले ही वो ईशान से मिलकर आई है। सभी समझ जाते हैं इरा क्या कहना चाहती थी। मोना कहती है, तो वो कौन है। इरा बताती है ईशान के मिलने के बाद क्या हुआ। फ्लैशबैक, ईशान मीटिंग। इरा ने ईशान को अपने ही किसी होटल के एक रूम में मिलने के लिए बुलाया था। कुछ देर बाद ईशान इरा की बताई जगह पर पहुंच जाता है जहां इरा पहले ही आ गई थी। इरा ईशान को देखती है और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहती है, तो बताओ कौन है वो। इरा की बात सुन ईशान कहता है, क्या तुम बस यही पूछने के लिए मुझे बुलाया था। इरा ईशान की तरफ तीखी नज़र से देखने हुए कहती है, मेरे पास बकवास की बातों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही उसका पता लगा लूंगी। इरा की बात सुन ईशान एक गहरी सांस लेता है और उसे एक एनवॉल्व देते हुए कहता है, जब मैंने सब कुछ की छानबीन की थी तभी मुझे ये सब पता चला था। इरा ईशान के दिए एनवॉल्व खोलती है जिसमें कुछ पेपर और कुछ फोटोज थी। इरा उन पेपर को पढ़ती है और जैसे जैसे पढ़ती है वैसे ही उसकी पकड़ पेपर पर कस जाती है, और फिर वो फोटोज देखती है जिसे देख उसे दर्द, तकलीफ, किसी के द्वारा धोखा खाने का गुस्सा महसूस होने लगता है। ईशान इरा की तरफ देखता है जिसका चेहरा बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस था। वो एक कदम इरा की तरफ बढ़ता है और उसके हाथों को पकड़ कहता है, मैं शायद सही से न जान पाऊँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने एक बार पहले ही तुम्हारा साथ छोड़कर गलती कर ली है, लेकिन इस बार नहीं, चाहे तुम चाहो या न चाहो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इरा ईशान की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। ईशान इरा की चुप्पी से परेशान हो जाता है, इसलिए उसके गले लगते हुए कहता है, ये सच तुम्हारे लिए संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन तुम कोई कमज़ोर नहीं हो, मुझे पता है। इरा ईशान की बातों का कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है, उससे दूर होकर वहां से चली जाती है। पेरेंट्स टाइम। इरा पास में रखे बैग से उन पेपर और फोटोज को निकलती है और अपने दोस्तों को दिखाती है। सभी उन चीज़ों को देखते हैं और वो भी इरा की तरह हैरान हो जाते हैं। ईशानी कहती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नील भी कहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी, उनके ऐसा कुछ करने का कोई रीज़न नहीं है। इरा उनकी बात सुन कहती है, सुहानी मित्तल मेरी बुआ, वो मुझे मरना चाहती है, इसका रीज़न बहुत बड़ा है जिसका पता तो मुझे भी नहीं है। इन पेपर में कुछ और नहीं बल्कि सुहानी जी के बारे में जानकारी थी, और उन फोटोज में सुहानी जी, क्यारा और नकली ईशान के साथ कुछ तस्वीरें थी, तो किसी तस्वीर में उनकी और बेला के डैड की भी साथ में थी। बहुत सारे अलग अलग तरह की तस्वीर थी जिसमें वो किसी ऐसा लोगों के साथ थी जो किसी न किसी तरह से इरा को हट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ जवाब था, क्यों सुहानी मित्तल जो इरा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, वो क्यों उसे तकलीफ देना चाहती थी। आखिर इरा ने उन्हें ऐसी कौन सी तकलीफ दी थी जिससे वो इरा और उससे जुड़े सभी लोगों को मरना चाहती थी। चैप्टर 66। ईशान और इरा एक साथ। इरा अपने दोस्तों के साथ अपने नए फार्म हाउस पर थी जहां उसने अपने दोस्तों को बताया कि सुहानी मित्तल जो उसकी खुद की बुआ थी वही उसे बचपन से हट करना चाहती थी, जिसे जानकर सभी को काफ़ी बड़ा झटका लगा था। अब आगे रात होने के कारण थोड़ी ठंड बढ़ गई थी, इसलिए इरा और उसके बाकी के दोस्त एक कमरे में आ गए थे। सभी चुप थे और इरा की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये मामला अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव थी तो वो इरा ही थी। इरा आज बहुत ही अकेला फील कर रही थी, वो अभी कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, इसलिए वो सभी को अपने रूम में जाकर सोने के लिए बोलती है। वो सभी भले ही फार्म हाउस पर थे, लेकिन ये क्योंकि इरा का था इसलिए सभी के लिए रूम थे, और अभी सभी इरा को कुछ टाइम देना चाहते थे, इसलिए अगली सुबह बात करने का बोल सभी अपने रूम में चले जाते हैं।
इरा उठकर अलमारी के पास जाती है जहां पर उसके कुछ कपड़े साथ में एक फ़ोटो रखा था। इरा उस फ़ोटो को उठाकर बेड के पास आती है और उस फ़ोटो को देखती है। ये फ़ोटो फ्रेम इरा के बचपन की थी जहां उस फ़ोटो में इरा के मॉम डैड और कृष्णा थी। सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। साथ में ये इरा की उसके मॉम डैड के साथ आखिरी फ़ोटो थी। इरा उन फोटो को देख ही रही थी तभी उसके आंखों से आंसू गिर के उस फोटो पर गिरने लगती है। इरा भले ही दुनिया के सामने खुद को स्ट्रांग दिखा दे लेकिन तकलीफ भी तो उसे होती ही है। तभी इरा को अपने रूम में किसी के आने की आवाज़ आती है। इरा देखती है सामने विंडो से कोई साया चलते हुए उसके पास आ रहा है। कुछ ही देर में वो साया ठीक इरा के सामने पहुंच जाता है। इरा को कमरे की हल्की रोशनी में उस साये का चेहरा नजर आता है जो कोई और नहीं ईशान ही था। इरा ईशान को अपनी नम आंखों से देखती है। ईशान भी देखता है। आज इरा ने उसे कुछ नहीं कहा जिसका साफ मतलब है आज इरा बहुत दर्द में है। ईशान अपने घुटनों ने बल बैठ जाता है जिससे उसे इरा का चेहरा साफ नजर आ रहा था। ईशान देखता है इरा अपने फैमिली फोटो को देख रही थी। इरा फिर से अपना ध्यान फोटो की तरफ करती है जिससे फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ईशान इरा को रोते देख धीरे से उसके नज़दीक जाता है और इरा को गले से लगा लेता है और हल्के हाथों से इरा के पीठ को सहलाता है जिससे इरा शांत हो जाए। इरा जो कब से खुद को रोके हुए थी आखिर उसके सब्र का भी बांध टूट जाता है और ईशान के गले लगे शिकायत करते हुए कहती है, ऐसा मेरा साथ ही क्यों हुआ? पहले मम्मा और डैडा मुझे छोड़कर चले गए, फिर जिस फैमिली ने मुझे अपने बेटी जैसा प्यार दिया उसने भी मुझे छोड़ दिया और आज मुझे पता चल रहा है मेरी बुआ भी मुझसे नफरत करती है। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जिसे कोई अपने पास नहीं चाहता? क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता? सब मुझे दूर क्यों चले जाते हैं? इरा रोते हुए अपने मन की सारी बात कहती जा रही थी। उसके दिल में ये सब न जाने कब से था जिसे वो किसी से कह नहीं सकती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो ईशान से कह रही थी जिसने खुद उसे तकलीफ दी थी। इरा आज उस इंसान के सामने अपनी तकलीफ कह रही थी जिससे उसने बर्बाद करने की कसम खाई थी। ईशान काफ़ी कोशिश करता है इरा को चुप करने की लेकिन इरा शांत नहीं हो रही थी। ईशान इरा के आंसू पोंछते हुए प्यार से इरा से कहता है, चुप। किसने कहा कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम भूल गई तुम्हारी कृष्णा दी, वो तो तुम्हें कितना प्यार करती है। और ईशानी, नील, मनन और मोना भी तो है, तुम उनकी जान हो। और तुम्हारे मॉम डैड भले ही तुम्हारे साथ नहीं है लेकिन वो तुमसे प्यार को करते हैं और तुम मानो या न मानो प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। इसलिए मैं कभी भी तुमसे ये अब नहीं कहूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मेरे लिए बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है। इरा ईशान की बातों को सुन रही और धीरे धीरे खुद को शांत करती है। वैसे भी वो ऐसी लड़की नहीं थी वो किसी एक बात के लिए हर पल रोते रहे। इरा ईशान की पकड़ से खुद को आज़ाद करती है और उठते हुए ईशान से कहती है, तुम यहाँ मेरे रूम में कैसे आए? ईशान इरा की बात सुन विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तो विंडो से आया क्योंकि मुझे देखना था कि तुम ठीक हो या नहीं। इरा ईशान की बात उसकी तरफ एक तक देखने लगती है लेकिन फिर खुद को संभाल उससे कहती है, ठीक है देख लिए मुझे तो अब जाओ यहाँ से। ईशान इरा की बात सुन इरा के बेड पर लेटते हुए कहता है, वो क्या है न यहाँ से वापस जाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और ठंड भी बढ़ रही है, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों न आज यही रुक जाओ। इरा ईशान की बात सुन एक एब्रो ऊपर करते हुए कहती है, क्या अभी तुम ही नहीं थे जिसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है लेकिन बदले में मुझसे प्यार की उम्मीद नहीं करता? ईशान इरा की बात सुन थोड़ा इरा के चेहरे के सामने आते हुए कहता है, हाँ ये सच है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा दिल तुम्हें देखना चाहता है, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह से कुछ देर ईशान और इरा में बहस होती रही लेकिन ईशान वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था और क्योंकि बाकी के सभी लोग पास के ही कमरे में थे इसलिए इरा ज़्यादा कुछ करके उन्हें कुछ भी ईशान के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसलिए आखिर वो भी ईशान की जिद को मान जाती है। इरा कुछ एक्स्ट्रा कंबल और तकिए बेड के नीचे बिछा देती है, फिर बेड की तरफ देखती है जहां ईशान आराम से सो रहा था, जिसे देख इरा गुस्से में ईशान को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देती है। ईशान अचानक हुई घटना से चौंक जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे एक मोटी कालीन बिछी हुई थी, वरना उसे कहाँ चोट लगती उसका तो कुछ कहना ही नहीं। इरा ईशान को गुस्से में घूरते हुए कहती है, नीचे मैंने बिस्तर लगा दिया है, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो वहाँ जाके तुम सो सकते हो, वरना जिस रास्ते से तुम आए थे उसी रास्ते से तुम वापस भी जा सकते हो, समझें?
ईशान इरा की बात सुन डरते हुए चुपचाप बिना कोई बहस किए नीचे बिछे बिस्तर पर सोने चला जाता है, जिसे जाते देख इरा भी आखिरकार सोने चले जाती है। कुछ देर ईशान अपना सर ऊपर कर इरा की तरफ देखता है जहां इरा उसे सोते हुए दिखती है। ईशान स्माइल करते हुए इरा को देखने लगता है। वो याद करता है कैसे आज दोपहर में सारी सच्चाई जानने के बाद इरा की हालत अच्छी नहीं थी और ईशान तब से ही इरा का पीछा कर रहा है। और सभी के जाने के बाद ही ईशान ने इरा के पास जाने का सोचा, क्योंकि उसे पता था अगर इरा अकेली रही तो पूरी रात उन्हीं यादों में खोई रहेगी। और उसके अलावा ईशानी ने इरा के रूम के जाने के बाद उसे इरा के बारे में बताया था, साथ में इरा के साथ रहने के लिए भी कहा था, क्योंकि ईशानी को अब कहीं न कहीं अपने ये उम्मीद हो गई थी कि अब ईशान सच में इरा से सच्चा प्यार करता है और इरा भले ही न दिखाए लेकिन वो भी ईशान के लिए फीलिंग रखती है। यही सब सोच ईशानी ने ईशान को सब कुछ बता दिया था। ईशान सारी रात इरा को ही देखता रहा और कब उसे नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह विंडो खुली होने के कारण सूरज की किरणें इरा की आंखों पर पड़ रही थी, जिससे धीरे धीरे इरा अपनी आंखें खोलती है। इरा की जैसी ही नींद खुलती है उसे रात की बात याद आती है और इरा जल्दी से बेड के नीचे लगे बिस्तर की तरफ देखती है जहां पर अब कोई नहीं था, साथ में नहीं कोई बिस्तर था। इरा आसपास देखती है तभी उसे अपने पास एक चिट दिखती है, जिसे खोलने के बाद वो पढ़ती है, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छी नींद आई होंगी एंड सॉरी कि बिना बाय कहे ही मैं चला गया, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गए थे। लेकिन एक बात है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, तुम सोते हुए बहुत क्यूट दिखती है, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने तुम्हारे गालों पर किस कर लिया। इरा अपने गालों को टच करती है जहां उसे हल्का सा दर्द होता है, जिसे महसूस कर वो आगे बढ़ती है, सॉरी बेबी डॉल, मैं तो बस किस करना चाहता था लेकिन मैंने तुम्हें बस हल्के से बाइट कर लिया, अपना ध्यान रखना, बाय तुम्हारा ईशान। इरा हैरानी से चित को पढ़ रही थी लेकिन फिर गुस्से में जोर से ईशान का नाम चिल्लाती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। लंच टाइम में इरा, ईशानी, मोना, नील और मनन एक साथ बैठे थे। नील इरा से पूछता है, तो क्या सोचा है तुमने? इरा उनकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, मेरी प्यारी बुआ को बहुत शौक है न नए नए प्लान बनाकर मुझे मारने का, तो बस मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी, लेकिन मुझे उन्हें मरना नहीं है, बस सच जानना है। मोना कहती है, इरा वैसे तेरी बुआ है बड़ी चालाक, कितने सालों से ये सब कुछ कर रही थी और किसी को भनक भी नहीं लगी। ईशानी भी कहती है, जान तू ये बात कृष्णा दी को कैसे बताएगी? इरा उनकी बात सुन कहती है, अभी दी को बताने का सही समय नहीं आया है, पहले मुझे सच जानना है। कुछ देर तक वो लोग डिस्कशन करते रहे, उसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इरा का घर। इरा अपने घर पहुंचकर अंदर जाती है। इरा सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। इरा पीछे मुड़ती है जहां सुहानी बुआ डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर उसे आवाज़ दे रही थी। उन्हें देख इरा के सामने कल से लेकर आज तक की सारी यादें उसके आंखों के सामने आने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगती है। तभी कोई उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है और इरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इरा देखती है ये कृष्णा है जो उसे डाइनिंग एरिया की तरफ आने के लिए कह रहा है। इरा खुद को कंट्रोल करती है और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सुहानी मित्तल पर ही था। सुहानी जी देखती है कि इरा एक तक उसे देखे जा रही है, जिससे उन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी इरा एकदम से उनके गले लग जाती है और कहती है, बुआ आप कहाँ चली गई थी? पता है मैंने आपको और आपके बनाए खाने को कितना मिस किया। सुहानी जी पहले तो घबरा जाती है लेकिन फिर हंसते हुए कहती है, इरा मैं तो बस उन बच्चों के पास गई थी जिनका कोई नहीं है, तुम तो जानती तो मुझे बच्चों से कितना प्यार है और मैंने कृष्णा को बताया भी तो था। इरा सुहानी जी को ध्यान से देखती है जहां उसे पहली बार उनके चेहरे पर एक नकली स्माइल दिख रही थी, साथ में इरा के गले लगने पर साफ दिख रहा था कि उन्हें कितनी चीड़ हो रही थी। इरा डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहती है, वैसे बुआ आपने कभी मुझे नहीं बताया कि आप एक ऑर्फेनेज चलती है। सुहानी जी भी बैठते हुए कहती है, तुमने ही कभी नहीं पूछा। इरा थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहती है, ठीक है तो मैं अब पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे भी कभी अपने साथ वहाँ ले चलेंगी? इरा देख पा रही थी कैसे सुहानी जी उसकी बात सुन घबरा रही है। कृष्णा इरा को डांटते हुए कहती है, इरा चुप हो जाओ और खाना खाओ। कृष्णा की बात सुन इरा शांत होकर खाना खा रही थी, तभी उसकी नज़र सुहानी जी पर जाती है जो बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी।